नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी मुख्य परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर निबंध लेखन की एक श्रृंखला शुरू की गई है और इसमें हम रोज एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और आज का हमारा विषय है, क्या भारतवासियों में वैज्ञानिक चेतना का अभाव है। विज्ञान की हम बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं और कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि हम पीछे रह गए हैं तो हम भड़क उठते हैं और कहते हैं कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, इस मामले में हमें मत सिखाओ। हमने वो चीज़ें पहले ही खोज कर रखी हुई थी जिन्हें कि विदेशियों ने बाद में खोजा और उस पर अपना लेबल लगा लिया। अब ये सब चीज़ें हम कहते तो हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि अभी हम टेक्नोलॉजी के मामले में या साइंस की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उसके मामले में बहुत पीछे हैं। तो ये स्थितियां बनती क्यों हैं, इसकी पड़ताल यहाँ पर करनी है। ये एक नेगेटिव शीर्षक है। इस तरह के नकारात्मक शीर्षक भी आपको मिल सकते हैं जहाँ पर ये कहा जाए कि हमारे अंदर कमियां हैं। तो उस नकारात्मकता का आपको कारण बताना होगा और उसका समाधान देना होगा। यही इसका सार्थक लिखने का तरीका हो सकता है। पहले प्रारूप बना लेते हैं। तो देखिए, प्रारूप में आप क्या क्या लिखिएगा। राष्ट्र उन्नयन के लिए यानी राष्ट्र की उन्नति के लिए वैज्ञानिक चेतना की आवश्यकता है, ये पहला हमारा बिंदु हो सकता है। दूसरा ये बिंदु हो सकता है कि क्या हम अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रख पा रहे हैं अथवा नहीं रख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर हमारी विचारधारा वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोच पाएगी या नहीं रह पाएगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जितने भी विकास के ढांचे हैं वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि कभी ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा भारत, आज पिछड़ा क्यों है, क्यों पीछे हो गए हम, और प्रोत्साहन कैसे मिले। जब पीछे हुए हैं तो प्रोत्साहित करके उबारना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो वो कंडीशन कैसे हो सकती है। और भविष्य की रूपरेखा और उपसंहार आपको अंत में देना होगा। मतलब भविष्य का एक जो स्वर्णिम रूप है वो दर्शाना होगा और उपसंहार देकर उसका समापन करना होगा। इस प्रकार से ये शीर्षक हो सकता है। मतलब इस शीर्षक के ऊपर हम लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति ये एक शब्द है। इसमें दो शब्द हैं लेकिन मिलाकर एक समेकित शब्द है और इसका इस्तेमाल किया गया था अंग्रेजी भाषा में। इसको साइंटिफिक टेम्पर कहा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको हम लोग इस रूप में देखते हैं और इसका प्रयोग नेहरू जी के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1946 में जो इनकी किताब पब्लिश हुई थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी किताबों में से गिनी जाती है, भारत की खोज। इसमें इन्होंने आत्मकथा के लहजे में इसको लिखा है और जब ये जेल में थे तब इन्होंने इसे पूरा किया था। और कभी जीवन में अवसर मिले तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। अगर आप भारत के उस दौर को देखना चाहते हैं जो कि आज़ादी से पहले का था और आज़ादी का जो संघर्ष था, उस समय की संवेदनशील परिस्थितियों का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया जरूर पढ़नी चाहिए। तो जीवन में एक बार पढ़िएगा कभी भी। और देखिए, इस किताब में ये जो साइंटिफिक टेम्पर है इसका इस्तेमाल किया गया और नेहरू जी का ऐसा मानना था कि भारत में विज्ञान की भूमिका व्यापक और बहुआयामी होनी चाहिए। ये देश के विकास के लिए आवश्यक है। अर्थात इसका मतलब क्या हो सकता है, तो विज्ञान और तकनीकों का समावेश ये मानव जीवन को सरल और सहज बना सकता है। तो ये तो कहीं के लिए भी है, किसी भी सभ्यता के उन्नयन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ यही होती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हमें विकसित होना है तो टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकते। ये वास्तविकता है। तो नेहरू जी इस बात को बहुत पहले ही भांप गए थे, आज से बहुत समय पहले। अब देख लीजिए, मानव गतिविधियों को हर क्षेत्र में जहां राजनीति भी सम्मिलित है वहां पर वैज्ञानिक मानसिकता का पल्लवन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, देश को आज़ाद कराने वाले तो बहुत सारे नेता थे, लेकिन उसमें से कुछ जो थे वो इनोवेटिव सोच वाले थे और उसी इनोवेटिव सोच से जुड़े हुए थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोग इनके ऊपर नीतियों के विफलता का या तरह तरह का आरोप लगाते हैं। कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर आरोप लगाते हैं, कुछ लोग दूसरे ढंग से। मतलब सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन उनके अंदर एक खूबी थी और खूबी यही थी कि उनकी जो दृष्टि थी या उनका जो दृष्टिकोण था वो काफ़ी व्यापक था। इस मामले में वो देश को तकनीकी संपन्न देखना चाहते थे। नेहरू जी में और गांधी जी में यही अंतर था। दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र के एकदम श्रेष्ठ थे, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गांधी जी की जो नीतियां थी वो स्वदेशी पर उलझी हुई थी। ये स्वदेशी चरखा खादी इसी में उलझे हुए थे। और वास्तविकता यह है कि ठीक है, जो स्व उद्यम है वो सबसे अच्छा होता है। आत्मनिर्भर भारत का जो झंडा आजकल लहराया जा रहा है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो नवीनतम प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसे भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये जो वैश्वीकरण का दौर है इसमें हम जी नहीं पाएंगे। ये वास्तविकता है। तो नेहरू जी इस बात को बहुत पहले ही भांप गए थे और उसी के चलते इन्होंने कहा
यहाँ पर अब पार्टी का जो आरोप प्रत्यारोप है उसको मत करिएगा, ये पार्टी की बात नहीं है, व्यक्तित्व की बात है। अब इसके बाद देखिए, यह विचार शब्द, मतलब यह जो विचार और शब्द थे दोनों की बात की जा रही है, ये आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री के द्वारा कहे गए थे, आज़ादी के बाद कहे गए थे। अब देख लीजिए, ये समय था 1946 का, आज़ादी से पहले वाला था, लेकिन पब्लिश होती है और चर्चा में आती है तो ये प्रकाश में आता है शब्द, इसे आप लिख सकते हैं। अब बहुत लंबा समय गुजर चुका है, तब से लेकर अब तक बहुत एक बड़ा दौर गुजर चुका है, कई दशक बीत चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो उन्नति का लक्षण दिखना चाहिए, जिस प्रकार से दिखना चाहिए या जैसा सपना उन्होंने देखा था, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकदम से कुछ कर ही नहीं रहे, कर तो रहे हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। इसके बाद देख लीजिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने के लिए जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति और चेतना देशवासियों में होनी चाहिए, वह स्पष्ट नहीं दिखाई देती। हमारा अतीत स्वर्णिम है, लेकिन वह भी हमें प्रेरित नहीं कर पा रहा है। दशमलव और शून्य जैसी जो महान सौगातें हैं, जीरो दिया मेरे भारत ने, तो ये वाली जो प्रणालियां हैं ये हमारे ही देश की हैं, तो इन्हें आप लिख सकते हैं कि सौगातें देने वाला ये जो देश है, ये नवाचार की बातें तो खूब कर रहा है। इस समय हर नीति में जहाँ देखिए वहाँ इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, कुशल भारत कौशल, ये सब, तो इस तरह की चीज़ें हो रही है, लेकिन मानसिक दकियानूसी ये पीछा नहीं छोड़ रही है, और ये जब तक पीछे लगी रहेगी तब तक ये एक तरह से अवनति की काली छाया है, जो कि हमारे जितने भी विकास के रास्ते हैं उनको अवरुद्ध करके रखेगी। अगर आप आज भी किसी कार्य को प्रारंभ करने जा रहे होते हैं और उस समय कोई छींक देता है, या बिल्ली रास्ता काट जाती है, या कोई और इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है जिसे कि आप अच्छा नहीं मानते, तो वहाँ शगुन अपशगुन के चक्कर में आप कुछ देर के लिए थम जाएंगे। और बहुत से नमूने ऐसे होते हैं जो एकदम से पढ़े लिखे रहते हैं, अच्छी खासी उनके पास शिक्षा वाली डिग्रियां होती हैं, और उसके बावजूद एकदम दकियानूसी मानसिकता के लोग होते हैं। तो ऐसी कंडीशन है, और उनके रास्ते में न जाने कितनी बाधाएं हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है या एकदम से सड़ा हुआ जो पिछड़ा दृष्टिकोण है वो है? क्या ये भारतीय नागरिकों के लिए शोभायमान हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन लोग करते हैं ऐसा। और संसाधनों का रोना तो हम बहुत दिन से रो रहे हैं कि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था अभी उतनी मजबूत नहीं है, अभी मजबूत करना है, ऐसा हम लोग टारगेट बनाते हैं। लेकिन जो संसाधन है उसमें भी क्या हम बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इसरो के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है, इसरो ने बहुत कुछ किया है। मतलब बैलगाड़ी पर संसाधनों को लाद कर ही लोग ले जाते थे, जो उपकरण वगैरह होते थे, और अब जो युग आ गया है इसरो के क्षेत्र में, या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जुगाड़ वाला काम ये बहुत अच्छे से उन्होंने किया है और बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। मतलब बड़े बड़े जो देश थे या महाशक्तियाँ थी वो भी यहाँ पर चौंक गई हैं, स्तंभित रह गई हैं। तो उसकी जो कोशिशें हैं वो काबिले तारीफ है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन बाकी क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो बाकी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो संसाधनों और धन का अभाव एक तरफ है और इच्छा शक्ति दूसरी तरफ है। वो इच्छा शक्ति ही नहीं है असल में। इसके बाद देख लीजिए, यही चेतना का अभाव कारण है कि जिसकी वजह से वैज्ञानिक क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं और हमसे छोटे राष्ट्र इसी कारण से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम अपनी वैज्ञानिक परंपरा का प्रसारण नहीं कर पा रहे हैं, जो परंपरा हमें विरासत में मिली हुई है हमारे पूर्वजों से। हालांकि बीच में वो धूमिल हो गई थी, कुचल दी गई थी, लेकिन फिर भी अब हमें बढ़ने का अवसर मिला है, तो बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? ये एक चीज़ है। अब देख लीजिए, अगर प्रवृत्ति वैज्ञानिक होती है, मतलब प्रवृत्ति में वैज्ञानिकता समावेशित होती है, तो जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, तार्किकता बढ़ती है, और फिर मनुष्य उन्नति करता है। भारत को यदि विज्ञान के क्षेत्र में यथेष्ट उन्नयन चाहिए तो यह अनिवार्य हो जाता है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी और तकनीक के साथ वैदिक काल से जो समृद्ध प्राच्य विज्ञान है, यानी हमारा जो पुराना विज्ञान है, उसको पुनर्जीवित करें। पुनर्जीवित करने का मतलब यह है कि उस समय की जो चीज़ें हैं उन्हें हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध करें, और उसके बाद उनका एक भरपूर जो लाभ होना चाहिए वो लें। ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद देख लीजिए, देश की जनता के बीच एक सहभागिता और संवाद की आवश्यकता है, और मीडिया का यहाँ अहम योगदान हो सकता है। मतलब विज्ञान को जनाकर्षण का केंद्र बनाकर जन जन में वैज्ञानिक साक्षरता की लौ प्रज्वलित करनी होगी। ये सबसे सार्थक उपाय हो सकता है। शोध कार्य ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए या कोई भी नया आविष्कार करने के लिए शोध की आवश्यकता होती है। तो अगर शोध विज्ञान के क्षेत्र में हो तो सबसे अनिवार्य बन जाता है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसको भरपूर प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। जनजीवन में लोकप्रियता बनाए रखने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है, तो जो विज्ञान का क्षेत्र है उसमें हमें अपनी देशी भाषाओं को महत्व देना होगा। अभी अधिकतर स्थितियां ये हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज होता है, मतलब वैज्ञानिक जितना भी ज्ञान है, वो ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में होता है, और ऐसे में एक आम जनता जो है या आम नागरिक है उसको दिक्कत आती है। तो इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है
कि जो देशी भाषाएं हैं उनमें इनका प्रसार किया जाए ताकि ये बेहतर तरीके से समझे जा सके। और विज्ञान के प्रति नीति निर्माता जो है उनकी उदासीनता यह भी पिछड़ने की वजह है। हालांकि प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया का अहम योगदान है और इस क्षेत्र में उसे गंभीर होना चाहिए। जो डेली सोप ओपेरा खोल रखा है उन्होंने, मतलब रोज न जाने कौन कौन से षड्यंत्र होते हैं, सास बहू और न जाने कौन कौन सी साजिशें दिखाई जाती हैं, तो उसको दिखाने से अच्छा है कि कुछ कलात्मक दिखाया जाए, रचनात्मक दिखाया जाए या इनोवेटिव दिखाया जाए। और उससे भी ज़्यादा अगर सामर्थ्यवान होते हैं तो कुछ साइंटिफिक दिखाया जाए जिससे कि लोगों की दिमाग की जो खेती है उसकी पैदावार अच्छी हो। इसे आप देख रहे हैं। और ये जो माहौल है इसको बनाने के लिए संचार माध्यमों के लिए एक नियमावली बनाई जानी चाहिए और यह उनके लिए बाध्यकारी होनी चाहिए। अगर बाध्यकारी नहीं होगी तो वो मानेंगे नहीं, ये भी बात है। देश में कम से कम एक टीवी चैनल या सिर्फ और सिर्फ इसी के प्रति समर्पित होने वाला एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए जो कि सिर्फ वैज्ञानिक कार्यक्रमों का ही उन्नयन करे, उन्हीं को दिखाए। हालांकि ऐसे प्रयास हैं, ये नहीं है कि प्रयास है ही नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उतना सफिशिएंट नहीं है और उसके पीछे कहीं ना कहीं हम नागरिक भी जिम्मेदार हैं। अगर हम ऐसे सीरियलों और ऐसे कार्यक्रमों को देखना ही बंद कर दें जो कि किसी काम के नहीं है, सिर्फ दिमाग को कबाड़े से भरते हैं, तो अपने आप ही वो बनना बंद हो जाएंगे। उनकी टीआरपी इतनी गिर जाएगी कि फिर बनाने वालों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम उन्हें एकदम बड़े चाव से देखते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर सर्वविदित है, देखिए समापन किया जा रहा है और ये निबंध थोड़ा सा छोटा हो गया है शब्द सीमा के आधार पे 600 या 700 शब्द जो भी, तो उसके आधार पर थोड़ा सा इसका आकार और बढ़ा लीजिएगा। इसमें जोड़ने के लिए बहुत कुछ है, नवीनतम जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आप इसमें समावेशित कर सकते हैं। तो सर्वविदित है कि विज्ञान ही विकास का पर्याय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्तमान युग की यही असलियत है और इस वैज्ञानिक युग में प्रगति अब तक संभव नहीं है, या यहाँ पे अब तक शब्द नहीं होना चाहिए, जब तक होना चाहिए। तो प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारे पास या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी नागरिक की बात की जाए, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक मजबूत आधार न हो। यह आधार तभी तैयार किया जा सकता है जब मनुष्य जो है वो खुद चैतन्य हो। देशवासियों को अपने अंदर विज्ञान की लौ खुद जलानी होगी, तब जाकर ये जो चीज़ें हैं ये सार्थक हो पाएंगी और यह पैठ सशक्त होनी चाहिए। यदि एक बार आम नागरिक में इस चेतना का समावेश हो गया, मतलब वो इस चेतना के रंग में रंग गया, तो ज्ञान और विज्ञान का उत्कृष्ट स्वरूप प्रस्तुत होगा। और नेहरू जी ने ही कहा था, उन्हीं के कथनों से, उन्हीं के शब्दों से हमने शुरू किया था, तो यहाँ उन्हीं के वाक्यों में हम खत्म करते हैं। उन्होंने कहा था कि विज्ञान ही एकमात्र वह सहारा है जिससे कि हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक सध है सब सध जाए, ये एक कहावत है। तो यहाँ पर हमें एक ही को साधना चाहिए, उसी को साध्य बनाना चाहिए, ताकि बाकी चीज़ें जो हैं वो एकदम सुलभ हो जाए। तो इसके साथ ही ये निबंध का जो विषय है यही समाप्त होता है। श्रृंखला आगे जारी रहेगी, आपकी परीक्षाओं तक वो लगातार चलती रहेगी। लगे रहिए, निरंतर लेखन का अभ्यास करते रहिए। तो तब तक के लिए नमस्कार।